नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। मिशन रोजगार के तहत नए खंड शिक्षा अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी दिए। साथ ही पूर्व की सरकारों में जाति के नाम पर नियुक्ति देने का आरोप लगा दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया, प्रदेश भर में रोजगार के मुद्दे पर बहस होने लगी। सरकार ने अपने आंकड़े दिए तो विपक्ष ने इसे हवाई बताने में देर नहीं की। एक तरफ दावे नौकरियों के लिए किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर यह बताया जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। अब सवाल ये कि भरोसा आखिर किस दल की बात पर किया जाए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर बेरोजगारी बढ़ी है या फिर घटी है। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर सियासी दल दो हाथ कर रहे हैं। योगी सरकार ने एक तरफ पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का दावा किया, साथ ही विपक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए। सीएम ने खुद कहा पिछली सरकारों में जाति धर्म देखकर नौकरी दी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के साथ रोजगार देने का काम किया है। आज से 4 वर्ष पूर्व यह संभव था। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब देख करके नियुक्तियां प्राप्त होती थी, क्योंकि असीम ऊर्जा जो प्रदेश के युवाओं की है वह ईमानदारी से चयन चाहता था। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का पक्षधर था और उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। और देखते ही देखते जब सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो 4 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान हम प्रदेश के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में भी सफल हुए। सरकार के दावे तो वक्त पर आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन विपक्ष सरकार के आंकड़ों को हवाई बता रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को पहले नौकरी व कारोबार देने के झूठे ट्वीट टाने पड़े। अब 5 एक्सप्रेस वे बनाने के झूठे होर्डिंग्स भी हटवाने पड़ेंगे। सच तो यह है कि ये संकीर्ण मार्गी स्वयं कोई महामार्ग नहीं बनवा सकते। ये तो बस झूठ के महामार्गी हैं जिन्हें अब जनता हटाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके की बात करते हैं तो अपने आप में एक बड़ा मजा। कितना भ्रष्टाचार सरकार में हो रहा है, नौकरी पे हो रहा है। जिस पंचम तल पे ये आरोप लगा हो कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा है। ये हमारे इधर एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिस पर 72 छेद। मतलब योगी आदित्यनाथ से ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुझे लगता ना आई है और ना भविष्य में आएगी। वहीं कांग्रेस ने भी रोजगार के मसले पर सरकार पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुलासा करना चाहिए। संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर वो भ्रष्टाचार के मामले में जानते हैं तो उन्हें खुलासा करना चाहिए और जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं उस पर अविलंब जांच कमेटी गठित करके कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि सच क्या है और झूठ क्या है। बेरोजगारी को लेकर देश में लंबे समय से सियासत होती रही है। सरकार किसी की भी हो, रोजगार के मामले पर विपक्ष हमलावर ही रहता है। दशकों से देश का युवा रोजगार को लेकर आवाज भी बुलंद करता रहा है। लेकिन सवाल ये है, सरकार जो आंकड़े देती है उन पर हमेशा से ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं। सवाल ये भी, रोजगार पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्यों की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अरुण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अजय उपाध्याय जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और मनीष हिंदवी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। मैं पहले अनिला जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने 4 साल पूरे हुए कुछ आंकड़े गिनाए हैं और वो आंकड़े मेरे पास भी हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा 4 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी अलग अलग माध्यम से, वो भी हम दर्शकों को जरूर बताएंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये आंकड़े हवाई हैं।
मतलब जी कहने दीजिए ना, उनके कहने से क्या होता है? वो क्या मानेंगे कि हमारी सरकार ने इतना काम किया है? क्या वो मानेंगे कि बिल्कुल एक पारदर्शिता से जो भी रोजगार दिए गए हैं बिना किसी भेदभाव, बिना किसी तुष्टीकरण के दिए गए हैं, तो वो तो बिल्कुल इस चीज को नहीं मानने वाले ना। वो तो प्रहार करेंगे, करते रहिए। देखिए, उत्तर हमें इस प्रदेश की जनता को देना है। इस प्रदेश की जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में ना तो खुद लिप्त है, ना किसी को होने देते हैं। उनको कोई एक परिवार तो चलाना नहीं है, कोई अपना क्षेत्रीय दल तो चलाना नहीं है। तो सीधी सी बात है, चलाना है तो ये प्रदेश चलाना है और बिल्कुल अपने प्रदेश को अव्वल बनाना है। और अभी हम जानते हैं कि पीछे जो रेटिंग हुई है और जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था ने जंप लिया है, हमारा उत्तर प्रदेश जो है अब दूसरे स्थान पे आ गया है। तो सीधी सी बात है जी। एक मेरा सवाल है छोटा सा, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब जो ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया है, उम्मीद करता हूं आपके सामने टीवी होगी तो नजर आ रहा होगा, लेकिन दर्शकों को हम बता रहे हैं, चाहे वो मनरेगा हो, ओडीओपी योजना हो, स्टार्टअप हो, औद्योगिक इकाइयों में नौकरी हो, इन सब के माध्यम से कुल मिलाकर कितने रोजगार दिए ये सरकार ने बताया। लेकिन सवाल यह कि मनरेगा, ओडीओपी, औद्योगिक और स्टार्टअप के रोजगार को भी क्या सरकार अपना मानती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जो है वो सरकारी नौकरी की बात कर रहा है? देखिए, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मृदुल जी। होता क्या है कि जो विपक्ष है ना, ये केवल और केवल नौकरी जो होती है सरकारी, उसको मानते हैं। और नौकरी तो नौकरी है ना, हम प्राइवेट सेक्टर में करें चाहे पब्लिक सेक्टर में करें, तो रोजगार जरूरी है। रोजगार का मतलब केवल नौकरी भी नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, जो चाहे वो स्टार्टअप के तहत जो है, छोटा सा स्टार्टअप हो और वो अपने नीचे 10 या 20 लोगों को भी काम करने को दे रहा है, वो व्यक्ति है, वो बच्ची या बेटा, जिसने भी ये स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, तो वो रोजगार है। अल्टीमेटली आप एक सैलरी घर में लेकर जा रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयड नहीं है। हम कब तक सरकारी नौकरियों के ऊपर भरोसे पे केवल बैठे रहेंगे? अभी देखिए, अगर हमारी अर्थव्यवस्था जंप जिसने 4 वर्ष में किया, जब हम आए थे तो ये तकरीबन ये 10,90,000 करोड़ रुपए की, और आज इसकी दुगनी हो गई है। तो कैसे हो गई है दुगनी? जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, चीजें खड़ी नहीं होंगी, तो अर्थव्यवस्था ऐसे हवा में तो नहीं खड़ी हो जाती है। तो सीधी सी बात है, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स भी आया है, प्राइवेट सेक्टर भी मजबूत हुआ है, सरकारी नौकरियां भी बहुत बड़ी तादाद में दी गई हैं, बिना किसी तुष्टीकरण के दी गई हैं। क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी तो महासागर है ना, किसी एक जाति और एक धर्म को लेकर तो हम नहीं आगे चल सकते हैं। यहाँ तो सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो यही सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, आपने जाति का जिक्र किया, नहीं है अपोजिशन, जाति का आपने जिक्र किया, वही हमारी तरक्की है। ठीक है, आपने जाति का जिक्र किया। अरुण जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शुक्ला जी, जो डॉक्यूमेंट मैंने अनिला जी को बताया वही मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सरकार ने अपनी नौकरी का तो दावा किया ही किया कि उन्होंने कहां कहां नौकरी दी, लेकिन एक और लाइन लिखी है, उसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। 5 वर्ष 2012 से 2017 किसकी सरकार थी आप खुद जानते हैं। कुल जो नौकरी मिली वो थी 2,05,000, और सरकार ने कहा कि हमने 4 साल में ही 4 लाख दे दिए। देखिए, आप बीजेपी का 2017 का मैनिफेस्टो उठाइए और उसमें देखिए कि इन्होंने 70 लाख जॉब्स का वादा किया था, और आपको रिजल्ट अभी दिख रहा है कि मात्र ये 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 7 लाख, ये ऐसे बोलते रहेंगे, कुछ नंबर्स ये हमेशा डालते रहेंगे। तो इसमें असल में कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं। माननीय अखिलेश जी ने बार बार दोहराया है कि अगर ये असल में लोगों को आशा जताना चाहते हैं कि इन्होंने असल में नौकरी दी है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल में डालिए, आप नाम और जो पोजीशन दी गई है आप अपनी वेबसाइट पे डालिए, आप बताइए कहां पे नौकरी मिली है। कोरोना काल में जो माइग्रेंट्स आ रहे थे उनके लिए आपने कोई भी प्रावधान डाला है इस बजट में? और जो पिछले 4 साल में आपने मात्र MOU साइन किए हैं। आपने डिफेंस कॉन में आपने दिखाया 40,000 करोड़ का आपको निवेश मिलेगा, तो केवल अभी तक ये MOU ही साइन हुए हैं। असली में अभी तक एक भी प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं कंप्लीट हुआ है या स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और जहां तक डेवलपमेंट का बात आता है, वो तो समाजवादी सरकार में हमेशा एक विजन रहा है डेवलपमेंट का। चाहे आप ले लीजिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स, चाहे आप ले लीजिए
हाईवे कंस्ट्रक्शन। अब जब हम हाईवे बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर जात या एक कम्युनिटी के लिए थोड़ी नहीं बना रहे, उसमें तो सभी का विकास हो रहा है। आप और एट द सेम टाइम आप देख लीजिए पिछले 4 साल में बीजेपी ने किस तरह की पॉलिसीज प्रमोट की हैं। आप कहिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहेगा, लव जिहाद का मुद्दा रहेगा। नहीं, मैं इसको चर्चा में लाना ही नहीं चाहता सर। मैं सिर्फ और सिर्फ आज रोजगार को लेकर ही बात करना चाहता हूं। अच्छा, किसी दिन और चर्चा होगी तो हम उस पर भी बात करेंगे जरूर अरुण जी, लेकिन मेरा फोकस आज विशेष तौर पर रोजगार पर ही। देखिए, आप रोजगार पे ले लीजिए। मैं अरुण जी एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा तो आपने कहा कि मैनिफेस्टो में जो 70 लाख का वादा किया था वो सरकार ने पूरा नहीं किया है और सरकार कुछ ना कुछ आंकड़ा दे देती है, ये आपने कहा। अरुण जी एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि सरकारी आंकड़े मेरे पास, ये आंकड़े मैंने खुद ने तैयार नहीं किए, ना ही हमने कोई सर्वे किया है। ये सरकार के जो आंकड़े मैं वही आपको सुना रहा हूं। सरकार जो दावा कर रही है वही आपको बता रहा हूं। सरकार दावा करती है कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आपको पता होगा एक योजना शुरू की, उसके माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। यह सरकार का दावा है ओडीओपी के माध्यम से। क्या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं, वहां आपको नजर आया ऐसा कुछ? ये सब हवाई बातें हैं। अब कल अगर कोई चाय वाला ठेला खोल लेता है तो ये बोलेंगे सरकार ने कि उनको नौकरी दी है। अगर कल कोई भी अपने तरीके से कोई भी काम करेगा, भाई उसके पास कोई चारा नहीं रह गया, अगर वो रोड किनारे एक दुकान लगा ले तो बोलेंगे कि भैया 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट के तहत हमने इनको नौकरी दे दी। अब चाय वाले का भी ये रोजगार का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, ये केवल क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। कोई भी इन्होंने, आप बता दीजिए, आप लिस्ट दे दीजिए, आप ऑनलाइन पोर्टल में, आप अपने वेबसाइट के द्वारा प्रचार तो आप बहुत जल्दी करते हो। ठीक है, देखिए उसमें आप पीछे मेरी कोशिश यही रहेगी अरुण जी कि मैं एडवर्टाइज करिए कि आप कहां पे, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हुई है तो कहां का कालीन है, कहां का जूता फेमस है, ये सब जानते हैं। क्या वहां पर वाकई में इकाइयां स्थापित हुई हैं, ये वहां की जनता बेहतर बता पाएगी। और मनीष इंदवी जी से मैं एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया भी लूंगा। अजय उपाध्याय जी को भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि थोड़े दिन पहले अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, फिर प्रियंका गांधी भी एक ट्वीट करती हैं अजय जी, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने तो बेरोजगारी को घटा दिया है। हमने श्रमिकों को, लगभग 2 करोड़ श्रमिकों को मनरेगा के जरिए रोजगार उपलब्ध करवाया है। मृदुल जी, ये विज्ञापन की सरकार है और झूठा प्रचार करने का सिर्फ एक बहाना बनाती है। मैं कहता हूं कि पकौड़ा योजना तो प्रधानमंत्री जी भी कहते थे, अब योगी जी हो सकता है मनरेगा योजना को ही रोजगार देने की बात कर रहे हो। अच्छा होता यदि उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता। बीए, एमए, पीएचडी किए हुए बच्चे और वो चपरासी के पद के लिए ललायित हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ना कोई भर्ती निकल रही है, ना कोई ज्वाइनिंग हो रही है, ना कोई इम्तिहान हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है सरकार का। यदि ये नौकरी देने का बहाना है तो ठीक है। अभी हमारे सहयोगी साथी ने एक बात कही कि सरकार जो है कोई अपना काम भी कोई छोटा मोटा करेगा उसको भी सरकार कहेगी कि मैंने ही दे दिया। असंगठित क्षेत्र और प्रवासी जो मजदूर थे, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश आए थे, उस समय सरकार ने प्रयास किया था और एक वो भी प्रयास कर रहे थे कि उसको आइडेंटिफाई करें, उनको स्किल मैपिंग का काम था। क्या हुआ उस स्किल मैपिंग का? कहां उसको नौकरी मिली? कहां कोई नया उनके लिए यूनिट खड़ी हुई? कहां वो क्या रोजगार कर रहे हैं? सभी लोग किसी न किसी बहाने फिर पुनः लौट आए हैं अपने अपने जगह पर जहां काम कर रहे थे। उनकी मजबूरी है। सरकार से अनुरोध है कि ये सब लफाजियां छोड़ करके जेन्युइन 70 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने का जो वादा था, हालांकि वादा तो बहुत अच्छा था इनका भी और केंद्र सरकार का भी। केंद्र सरकार ने भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात की। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं और मुझे लगता है दर्शक भी अब इस स्थिति में पहुंच गए होंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दिया, समाजवादी पार्टी और आप भी कह रहे हैं कि सरकार की ये बातें और आंकड़े हवाई हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मैं काउंटर सवाल भी करूंगा, एक एक सवाल सबसे हो चुका है। मनीष जी, हम कैसे पता लगाएं? सरकार कहती है कि हमने ओडीओपी से 25 लाख दिए, मनरेगा के जरिए हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा दिए, हम अगर आगे और बढ़ते स्टार्टअप के जरिए 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। तो हम कैसे पता लगा लें कि आंकड़े अच्छे हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं? किसकी बात पर कौन भरोसा करेगा? मृदुल जी, 2-3 मिनट का समय लूंगा। बिल्कुल सर। 2-3 चीजों को समझना होगा हमें। एक तो पहले कि भारत में रोजगार का स्वरूप क्या है।
हमारे यहाँ जो मैक्सिमम रोजगार का जनरेशन है वो अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित क्षेत्र में होता है। लगभग 80% के आसपास जो रोजगार हमारे क्या है वो असंगठित क्षेत्र में, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, लेबरर्स, तो ये जो इस तरह के क्षेत्र हैं यहां पर जनरेशन होता है। दूसरा कि रोजगार की समस्या क्या है, लोगों को काम ना मिलना ही रोजगार की समस्या है या और भी कुछ है? 3 तरीके की बातें वहां दिखाई पड़ती हैं। एक तो मुझे काम नहीं मिला, मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं काम करना चाहता हूं और मुझे काम नहीं मिला। दूसरा, जो मुझे काम मिला वो ठेके वाला है, या मतलब आज है कल नहीं रहेगा, परसों है नरसों नहीं रहेगा, इस तरह का काम मिला मुझे। ठीक, उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या कह लीजिए कोई भी इस बात की सिक्योरिटी नहीं है कि आज मैं काम कर रहा हूं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। और तीसरी बात अंडर एम्प्लॉयमेंट की है कि मैं कम से कम 1000 रुपए रोज कमा सकता हूं मगर मुझे 200 रुपए रोज मिल रहे हैं। तो एक स्थिति यह है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है अर्थव्यवस्था में सहयोग की, उससे कम पर हमें काम मिला। ये 3 चीजें हैं। अगली बात, रोजगार और जीडीपी ग्रोथ, जिसको विकास आप कहते हैं, उसमें सीधा संबंध होता है। 70 के दशक के आसपास अगर आप देखेंगे तो जो हम 3% के हिसाब से जब बढ़ रहे थे तो हमारी जो रोजगार का जनरेशन था वो 2% था। 2004 के बाद से जब हम देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी 7% से बढ़ रही है और रोजगार का जनरेशन 1% के आसपास पहुंच गया है। यानी जो हमारी विकास हमारा हो रहा है उससे रोजगार का जनरेशन, वो इलास्टिसिटी जिसको लोच कहते हैं, वो उसमें कमी आई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो जॉबलेस ग्रोथ की बात होती है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी विकास तो कर रही है मगर रोजगार क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये सवाल बड़ा गंभीर है, मगर दुर्भाग्य ये है कि सरकारें कोई भी रही हो, वो इनका जो हल है वो बहुत सतही तौर पे ढूंढने की कोशिश करती हैं। और ये जो चाहे इस गवर्नमेंट का चाहे पिछली गवर्नमेंट का रोजगार को लेकर जो दिखावा है ना, वो बड़ा परेशान करने वाला है। जैसे इस सरकार ने एक नई स्कीम तमाशे शुरू किए हैं, वो कलेक्टर बना तो कलेक्टर को नियुक्ति पर वितरण समारोह और इनको वितरण पत्र समारोह, ये तो रोकनिया 70 साल से मिल रही थी। ये मिशन रोजगार का हिस्सा कैसे हो सकती हैं? मिशन रोजगार का तो मतलब कि अगर हमने कुछ नया क्रिएट किया हो। अच्छा, मैं यहीं पर स्पष्ट कर दूं, नए क्रिएशन का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। सरकारी या निजी क्षेत्र में अगर सरकार के प्रयासों से रोजगार क्रिएट हो रहे हैं तो रोजगार माने जाएंगे, लेकिन जो पहले से एस्टेब्लिश रोजगार हैं उनको रोजगार की श्रेणी में आप नहीं ले सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा, वो अपने विकास की गति को बढ़ावें और उसको लेबर। मेरा भी एक सवाल और है, उसका जवाब और दीजिए मनीष जी, क्योंकि अभी एक और बहस इस बात पर हो रही थी कि अगर कोई खुद का काम शुरू करता है तो वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है, लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए अगर कोई काम करता है तो उसे क्या सरकार को क्रेडिट मिलना चाहिए उसके लिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम अगर सरकार में हैं और अगर हमारी किसी भी नीति से लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर हमारे किसी भी स्कीम से, नीति से, उसके क्रियान्वयन से लोगों को काम मिलता है, लोग अपना काम शुरू करते हैं, वो मोटिवेशन मिलता है, आखिर हम ही तो सरकार में, उसका क्रेडिट तो हमें को ही जाएगा। रोजगार का सिर्फ मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरियों की हिस्सेदारी सिर्फ 3.5% है पूरे रोजगार में। 96% नौकरियां निजी क्षेत्र में ही हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहता हूं। शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि ये तस्वीर अगर आप देखें, सरकारी नौकरी तो 3.5% है, प्राइवेट जैसा मनीष जी ने बताया, तो किसको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे? क्या सरकारों को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए अगर कोई रोजगार शुरू कर रहा है या कोई ठेला लगा रहा है चाय का या पकौड़े तल रहा है? देखिए, अब मनीष जी ने जो बातें कही हैं उसमें मैं कुछ जगह अग्री करता हूं और कुछ जगह मैं अग्री नहीं करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने जब बोला जीडीपी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयमेंट से, वो बात सही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट किस तरह का है वो भी आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने बोला जिस प्रोडक्टिविटी पे, जैसे जो प्रोडक्टिविटी पे एम्प्लॉयमेंट है उस प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं हो रहा है, और एक है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है एक तरीके से कि एक काम जो एक इंसान कर सकता है, कहीं वो काम 2 लोग तो नहीं कर रहे। खेती बाड़ी में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है कोरोना काल में, जो एक खेत में जहां मान लीजिए एक इंसान खेती बाड़ी कर रहा है, उधर अब पांचों भाई लोग तो नहीं लगे हुए हैं। और दूसरी बात है कि जो ग्रोथ रेट
हाँ, बीजेपी प्रवक्ता ने बताया था कि हमारी अब ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ी है। ये असल में एक के शेप ग्रोथ है। के शेप ग्रोथ में, हाँ, जीडीपी ग्रोथ में इसमें क्या होता है कि आपके अमीर और अमीर हो जाएंगे और ये नीतियां दर्शा रही है। लेकिन केंद्र सरकार तो वी शेप इकोनॉमी की बात करती है, आप के शेप का जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में के शेप चल रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? वी शेप तो ये जी ये पूरा के असल में गरीब और गरीब हो गया है। माइग्रेंट्स के ऊपर इनके पास कोई डेटा ही नहीं है, और जिस तरह से माइग्रेंट्स की स्थिति जो है वरुण जी, है जिसको हम लोग माइग्रेंट्स की जो स्थिति है वो तो अभी की है, इसी साल की, यानी 2020 के बाद अभी हम एक साल लगभग होने वाला है। यही कोई दौर था जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद की स्थिति हम सबने देखी है। उससे पहले मैं वही इसके पहले के आंकड़े पर एक जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि जीडीपी की बात हुई और सीधे ये बताया कि छोटे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं वहां से आप छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, फिर उससे रोजगार का सृजन होता है। मैं अनिला जी आपसे ही सवाल करूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं। देखिए, बहुत तार्किक बहस चल रही है, बहुत तथ्य इसमें एक एक करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि रोजगार के मामले में ऐसी ही सार्थक बहस होनी चाहिए। जो भी सवाल हैं वो लगातार हम पूछते रहेंगे, आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सीधे रुक करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात हो रही है नौकरी की, रोजगार की। बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? अनिला जी, मनीष इंदवी जी ने एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सरकार ये नियुक्ति पत्र देकर क्या बताना चाहती है। ये नौकरी कोई सरकार ने आज तो पैदा नहीं की है, ये तो लंबे समय से चली आ रही है। नहीं, ठीक है ना। देखिए मृदुल जी, मैं कहती हूँ कि इनको कहने दीजिए ना। हमारे जो जज है ना, वो इस प्रदेश की जनता है। वो हमको जज करेगी कि अगर हमने अर्थव्यवस्था को 4 साल में दुगना कर दिया, अगर हमने पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल कर दी। मेरे सामने मृदुल जी पूरे आंकड़े हैं कि किस क्षेत्र में कितनी नौकरियां दी गई हैं। अगर मेरा उत्तर प्रदेश जो है अलग अलग क्षेत्र में अव्वल आ रहा है देश में, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, एक बीमारू प्रदेश को हम अगर अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर देते हैं, वो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली अनिला जी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। आपने जो कहा वो मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैं तो कोई जज हूं नहीं। लेकिन आपकी बात थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं, आपने रोजगार दिए हैं, लेकिन मेरा सवाल जो था वो नियुक्तियों को लेकर था, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक जाति विशेष को नियुक्तियां दी जा रही थी। तो क्या ये बताने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी है इसलिए नियुक्ति पत्र दिए स्टेज पर बुलाकर? नहीं, ये भी एक अच्छा तरीका है। चुपचाप जो अपने लोगों को अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में अलग अलग जगह एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट कर देते थे, और सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन होता था कि आपको इस धर्म विशेष, इस जाति विशेष के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉइंट करना है, बाकी जो बचे वो पैसों से बेच दो। तो सीधी सी बात है, इंटरव्यू के लिए भी अगर जाते थे तो वहां पे भी मैनिपुलेशन होता था। हमें अच्छे तरीके से पता है कि भाई इनके द्वारा नॉमिनेट किए हुए जो व्यक्ति थे, बाद में कितना उनको कोर्ट कचहरी का भी फेस करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत धांधली करी अपॉइंटमेंट्स में। तो सीधी सी बात है, अगर हम मंच पर खड़े होकर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो हम बता रहे भैया हमने किसी एक जाति, अच्छा ठीक है, यानी कोशिश आपकी है कि पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए स्टेज पर बुला के नियुक्ति पत्र दिए। अजय उपाध्याय जी, आप इस बात को मानते हैं कि पहले की सरकारों ने एक जाति विशेष को या एक धर्म विशेष के लोगों को नौकरी दी? मृदुल जी, पहली बात तो ये अपने आप में कितना आश्चर्यजनक और कितना दुखद है और अजीब सा लगता है। ये पहली ऐसी सरकार होगी जो नियुक्ति पत्र बांटने के लिए भी समारोह कर रही है। भाजपा की सरकारें पहले भी रही है भैया, ये जोगी जी से पहले और जोगी जी के बाद सरकार नहीं रहेगी ऐसा नहीं है। भाजपा की केंद्र में भी सरकार है। आप बताइए ना सर, पहले की सरकारें जाति धर्म पर जाति धर्म को देखकर देती थी नियुक्तियां। वो भी मैं आ रहा हूं। और पिछली सरकारों ने यदि ऐसा किया तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई करने का दायित्व तो किसका है? नहीं किया कि नहीं किया, पहले तो ये तो साबित हो जाए सर। आप क्या मानते, किया कि नहीं किया? मुख्यमंत्री जी, ये तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है ये जानना चाहता हूँ सर। कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं अगर किया है तो कार्रवाई हो? कोई भी गलत किया है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये झूठे प्रचार सिर्फ नहीं और विज्ञापन नहीं और आरोप झूठे मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति करेगा तो ये दुखद बात है।
आपको उसका, आपके पास तो सारे अमले जमले हैं। जब आप छोटे छोटे चीजों की इंक्वायरी करा सकते हैं, एक महिला देखे कैसे वो बिना नौकरी के घूम रही थी, दर दर ठोकर खा रही थी, और उसके नाम पे कई लोग नौकरी कर रहे थे। ये तो इन्हीं की सरकार में 3 साल बाद वो पकड़ी गई है। नहीं, यही मेरा सवाल है वरुण जी से। वरुण शुक्ला जी, अब मैं घूम फिर के इधर उधर की बातें हो रही है, मैं तो सीधे पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप ही की सरकार थी सर। अजय जी कह रहे हैं कि अगर किया है तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने आप क्या सफाई देंगे इस पर? सही, इन्होंने आप क्या सफाई देंगे इस पर? सही बात, मैं अजय जी की बात ही रखूंगा कि अगर इनको लगता है इन्होंने इतना मतलब खुल के हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, तो इनकी सरकार है, ये कार्रवाई करे। और मैं तो बोल रहा हूं जितनी नियुक्ति की है, अगर इनको लगता है गलत तौर से हुई है तो उसको दरखास्त करें। भाई इनके पास पावर है, ये केवल बेबुनियाद इल्जाम ही लगाएंगे कि इस जात के तहत उस। भैया आपके पास सरकार है, आपकी सरकार है, आप करिए। ये तो इनके पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है, तो अब लांछन उछालेंगे, अब ये सवाल उठाएंगे। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। ये तो बेबुनियाद इल्जाम है, मैं इसके ऊपर कुछ चर्चा ही नहीं कर। नहीं, चर्चा करनी चाहिए सर। अगर आपके बारे में कोई गलत कह रहा है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। अनिला जी कुछ कह रही है, क्या कह रही है अनिला जी? कहिए, फिर मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। जातवाद पे आप क्या मतलब, इनसे ज्यादा कौन जानता है? कहिए अनिला जी। क्या कुछ कहा क्या इन्होंने वरुण शुक्ला जी? उन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जात पात तो आप जानते हैं जी। खैर, देखिए मैं एक ही उदाहरण दे देती हूँ, उसका उत्तर देते हैं। अनिल यादव नाम आपको पता है ना? क्या इंक्वायरी फेस कर रहे हैं वो, मालूम है आपको? अच्छी तरीके से पता होगा। अपॉइंटमेंट भी उनका किसने किया था ये भी आपको पता होगा। और क्या बोलूं, सिपाहियों की भर्तियों में तो घोटाला, सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में तो घोटाला, शिक्षक भर्ती में तो घोटाला। कौन सी ऐसी भर्ती है जिसमें समाजवादी पार्टी ने घोटाला नहीं किया? और निरस्त भी हुई है वो। मैं छोटा जवाब लेता हूं अरुण जी आपका, उसके बाद मैं मनीष जी के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए। देखिए हाँ, इन्होंने बोल दिया कि इन्होंने डायरेक्ट एक इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने फलाना ने कि इन्होंने इस तरह से गलत तरह से नियुक्ति की और गलत किया। तो इनकी सरकार में कितना, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बोला कि एक औरत है जो 300 जगह काम कर रही थी। मैं तो बोलता हूं कोई भी गलत काम हो रहा है, आप डायरेक्ट कार्रवाई करिए और अब उसको जेल पहुंचाइए। इसमें हम कोई सहयोग थोड़ी नहीं कर रहे कोई गलत जातवाद का। और इनके सरकार में मेन सवाल आप जो पूछिए कि जातवाद की जहां तक बात होती है, तो आप पूछिए इन्होंने कौन सा ऐसा पॉलिसी लाया है जिसके जो एक सेक्युलर मॉडल पे चल रहा है, जो एक सोशलिस्ट एजेंडा। हम लोग जब मेट्रो बनाते हैं तो कोई पर्टिकुलर जातवाद के लिए बनाते हैं। जब हम लोग कोई रोड बनाते हैं तो क्या उस पे कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनाते हैं? हमारा डेवलपमेंट, लेकिन बात तो नौकरी की हो रही है ना, कि कोई जातवाद का रहा है। वरुण जी, बात तो नौकरी की हो रही है। उनका कहना है कि एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी दी गई। जब मेट्रो की तरह नहीं होता ना सर कि टिकट लिया और चढ़ गए नौकरी के उसमें। गलत है। मेट्रो अलग होती है, बस अलग होती है। नौकरियों में ऐसा नहीं होता ना सर। नहीं, मैं बोल रहा हूं नहीं सर, तो ये तो सरासर गलत इल्जाम है ना कि इन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर कास्ट को या एक पर्टिकुलर। अच्छा ठीक है, मैं प्रदेश की पुरानी स्थिति क्या थी इससे जनता तो अवगत है ही, लेकिन मैं मनीष जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। मनीष जी, जब ऐसे आरोप लगते हैं कि एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी दी गई, धर्म विशेष के लोगों को नौकरी दी गई, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इसलिए नियुक्ति पत्र स्टेज पर बुला के दे रहे हैं कि हमने तो ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, यानी एक पंथ दो काज। देखिए, मिशन शक्ति के तहत, मिशन रोजगार के तहत जो नौकरियां ये बुलाकर स्टेज पर दी जा रही हैं, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं। ट्रांसपेरेंसी हमारे कामकाज में अगर है तो वो दिखने लगेगी। मृदुल जी, उसके लिए इतने दिखावे की जरूरत नहीं है। खैर, यहां बड़ा गंभीर मसला आपने उठा रखा है रोजगार का। परेशानी सारी रोजगार से है। रोजगार से परेशानी किस बात की है कि हम कोई गंभीर, जैसे विकास होगा तो रोजगार मिलेगा कि रोजगार मिलेगा तो विकास होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है। हम किस मॉडल को अपनाएं कि अपने आप चारों तरफ रोजगार मिलने लगे? हमको ये दावे क्यों करने पड़ रहे हैं कि साहब वहां इतना दे दिया, वहां इतना दे दिया? ये कोई राशन पीडीएस में थोड़ी बट रहा है कि आप बांट देंगे, रोजगार अपने घर में क्रिएट करके नौकरी दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। विकास के साथ रोजगार के अवसर अपने आप क्रिएट होते हैं। हमें सिर्फ यह देखना है कि क्या उत्तर प्रदेश का विकास सही मॉडल और सही दिशा में हो रहा है या नहीं, यह देखे जाने की जरूरत है।
इस दिखावे से मैं बहुत सहमत नहीं हूं। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, तो क्या पिछली सरकार ने किया, क्या ये कर रहे हैं, मुझे इससे नहीं मतलब। मुझे इससे मतलब है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मनरेगा के काम को रोजगार की श्रेणी में मत शामिल किया जाए। वो एक टाइम बीइंग व्यवस्था होती है कि लोग गांव में हैं, उन्हें कुछ काम मिल जाए, उसे प्रदेश के विकास का मापक या पैमाना न बनाया जाए तो बेहतर होगा। ये जो टिट्स एंड बिट्स में लोगों को काम मिल रहा है, जहां पर अगले दिन की गारंटी नहीं है और 100 रुपया 200 रुपया रोज शाम तक मिल गया, इसको पैमाने ना बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, रोजगार के पैमाने को भी लेकर बहुत सवाल उठते हैं मनीष जी। कोई कहता है कि आप भर्ती कराइए, कोई कहता है पुलिस की भर्ती निकालिए, कोई कहता है स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स के पद खाली हैं, उनकी भर्ती करिए आप, कोई कहता है कि आप अलग अलग विभागों में जाएंगे तो वहां पर धीरे धीरे पद खत्म होते जा रहे हैं, वहां पर आप नियुक्ति कीजिए, वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को रखने लगे, तो वहां पर भर्ती होनी चाहिए पैमाना, लेकिन वहां पर भर्तियां पैमाना नहीं है। पैमाना यह है कि 1.5 करोड़ लोगों को, श्रमिकों को गड्ढे खुदवा दिए। एक्चुअली दिक्कत रोजगार को लेकर जो हमारी समझ है उसमें भी है। हम सिर्फ ये मानते हैं कि अगर जब वो सरकारी नौकरी करेगा तभी वो नौकरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। निजी क्षेत्र में भी जो रोजगार के अवसर क्रिएट हो रहे हैं, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी जा रहा है तो वो भी रोजगार है। परेशानी दूसरी है मृदुल जी, परेशानी ये है कि निजी क्षेत्र को हम जो काम करने के लिए जिन नीतियों को बना रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस खुल रहे हैं, अब उसी क्वालिफिकेशन पर लड़का जो है एमए है, नेट है, पीएचडी है, और उसे 12,000 और 14,000 की नौकरी पर वो काम कर रहा है। और इस शोषण को क्यों सरकार नहीं रोक पा रही है? सरकार को इंटरवीन करके इस शोषण को रोकना चाहिए। निजी अस्पताल हैं, वहां पर नर्सेस काम कर रही हैं 8,000 रुपए महीने पर, यह भी तो शोषण है। तो सवाल इस बात का है कि काम तो मिला हुआ है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन क्या 8,000 रुपए महीने पर 18 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पे लोग काम करेंगे? मैं एक कदम और आगे बढ़ाकर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मनीष जी। मनीष जी, मैं एक कदम और आगे बढ़ाकर पूछना चाहता हूं, फिर मैं अनिला जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं मैं, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाहते हैं, मेरी नजर है। मनीष जी, जब प्राइवेटाइजेशन की बात कहते हैं प्रधानमंत्री, और फिर हम ऐसे आंकड़े देखते हैं जहां पर प्राइवेट स्कूल में 12,000, प्राइवेट अस्पतालों में नर्सेस को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने में इसलिए लोगों को डर भी महसूस होता है कि 8, 10, 12 इतने हजार रुपए मिलेंगे कहीं भी चले जाएं। आप में कितनी काबिलियत हो, आप पढ़ाने के लिए कॉलेज में जा रहे हैं लेकिन मिल 10,000 रहे हैं। एक्चुअली यहां पर सारी दिक्कत जो है वो इंटेंट में है। हम सख्ती से नियम को लागू नहीं, प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस इंटेंट में। जैसे बहुत दिनों से एक मांग चल रही है कि जितने निजी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इनके सारे आंकड़ों को ऑनलाइन कर दिया जाए, कितने लोग किस महाविद्यालय में काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप उन्हें क्या दे रहे हैं। आप जैसे ही ऑनलाइन कर देंगे आपका बहुत सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तमाम महाविद्यालय ऐसे ऑनलाइन और डिजिटल की प्रक्रिया जो को प्रभावित कर रहे हैं। इसी तरीके जी कहिए, कंप्लीट करें आप। जितनी तेज होगी उतनी ही समस्याएं कम होंगी। ठीक है, ऑनलाइन का आपने जिक्र किया, पहले भी हमने सरकारी स्कूलों में देखा कि बेलगाम हो चुके थे, लेकिन अब बायोमेट्रिक आने से थोड़ी बहुत तो लगाम कसी गई है। और पहले की जो सरकारें नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही, लेकिन वो तो आते ही नहीं है डिबेट में, तो उनसे सवाल क्या पूछें। अनिला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही मनीष जी ने। पैमाना क्या होना चाहिए, पहले तो ये तय करें। मनरेगा को रोजगार की श्रेणी में ना लाया जाए, कम से कम उनको आजीविका के लिए वो रोज काम करते हैं, अगले दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय नहीं होता है। दूसरा, जब प्राइवेट और सरकारी का कंपेयर होता है तो वहां पर सैलरी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान रहे हैं। अनिला जी, ये भी चुनौती है आपके लिए ये जी। देखिए, आपने 3 प्रश्न मुझसे पूछे, मैं एक एक करके उसका उत्तर दूंगी मृदुल जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी, आज आप बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, सब बड़े आराम से बात कर रहे हैं, चिल्ला कोई नहीं रहा है, बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि नंबर 1, जैसे कहा गया, मनीष जी ने कहा कि मनरेगा को आप रोजगार की श्रेणी में नहीं लेकर आइए, ये बहुत डिबेटेबल है और मेरे ख्याल से इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है कि इसको लाया जाए कि नहीं लाया जाए। आज की तारीख में सभी सरकारें इसको रोजगार की श्रेणी में लाती हैं, तो हमने भी अपने आंकड़े दिए कि भाई मनरेगा के तहत जो है हमारे यहाँ पर इतने ऑलमोस्ट 2 करोड़ के रोजगार हमने दिए।
दूसरी बात ये कहा कि भाई प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, परंतु वहां पे जो सैलरी है, जो ये पैकेज जो है वो इतना कम होता है। वेल क्वालिफाइड बच्चे जो है वो लेक्चरर या एमबीए करके वहां पे नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका अगर हम एनुअल पैकेज देखते हैं तो बहुत कम होता है। इसमें मैं एक बात जो पॉलिटिकल लाइन से मैं अब ऊपर उठकर एक बात करना चाहती हूँ जी, एज एन अवेकन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी ये बात कही है, हमारे यहाँ पे बड़ी मशरूम ग्रोथ है कॉलेजेस की। आप अगर NH24 पे भी चले जाएंगे तो आपको लगे हर 2 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे आपको एक कॉलेज दिखाई दे जाएगा। मशरूम ग्रोथ है। और वहां से जब बच्चे निकलते हैं उनके पास इतना क्वालिटेटिव इनपुट नहीं होता है। जब वो नौकरी के लिए जाते हैं, जब उनको कॉम्पीट करना पड़ता है, जहां वाकई में बहुत अच्छे कॉलेजेस से बच्चे पढ़कर आए हुए हैं, तो नहीं स्टैंड कर पाते। पीछे भी एक बार बहुत डिबेट चली थी कि किस प्रकार से इस तरीके के कॉलेजेस के ऊपर अंकुश लगा जाए, जिससे कि जो बच्चे वहां से पढ़कर निकलते हैं वो क्वालिटेटिव हो और पूरा अधिकार के साथ कहे कि नहीं, इतने पैकेज के साथ हमें एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अगेन मैं ये कहूंगी ये डिबेटेबल है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है ये को-लिंक्ड है। जो सैलरी पैकेज होता है प्लस आप किस कॉलेज से कितने आउटपुट के साथ बहुत सारी बातों पर जो टॉपिक्स हैं वो डिबेटेबल हो जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी हमें ये सोचना होगा कि प्राइवेट अगर हो रहा है तो एमएसएमई से कितना रोजगार स्थापित हो रहा है। अगर कोई यूनिट लग रही है, अगर स्वरोजगार का भी हम जिक्र करें या स्टार्टअप्स का जिक्र करें, तो उसमें सरकार की भूमिका कितनी है? अजय जी अपनी बात अब कहिए आप। पूरा 1 मिनट का समय। अब अनिला जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वो एक बार आ जाए फिर मैं आपको वापस। आपने दो जिक्र चीजें किया हैं। पहली तो एमएसएमई की बात आपने की है। एमएसएमई की स्थिति बहुत खराब है। 1 मिनट अनिला जी, बस 1 मिनट रुक जाइए। आर्थिक दृष्टिकोण से वो लोग बहुत अभी मैंने दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, और मैं पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करूंगा सरकार से कि कम से कम एमएसएमई के लोगों को, जो छोटे लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं, जिनके पास 100, 50, 200 वर्कर हैं, उनको भी एक डायरेक्ट मदद मिलनी चाहिए थी। सर मदद तो दी थी ना सरकार ने, बीच में एक पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ का पैकेज है। पूरा पैकेज क्या कहिएगा, पूरे 1 सप्ताह तक वो समारोह चला था, लोन समारोह मेला, लेकिन किसको क्या मिला सबको पता है। पूरा यूपी का हालत खराब है और वो रोजगार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सरकार को वाकई नहीं सर, इसमें जो मेरे पास जो डेटा है उसमें 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा करती है सरकार, और मैं टीवी पर चला भी रहा हूं ये सरकारी आंकड़ा। देखिए दावा तो बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, लेखपाल का 30,837 पद है पूरे उत्तर प्रदेश में। 8,000 पद खाली हैं। 19 में यूपीपीसीएस ने निकाले थे 1364 मात्र सीट, और वो भी रद्द हो गए। बच्चों का क्या हाल होगा जो प्रयागराज से लेकर के और बाकी जगह पे पढ़ाई करते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मैं तो उनके भविष्य को लेकर चिंतित हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं, और शिक्षक होने के नाते हमने भी वो तैयारियां की हैं अपने समय में यूपीएससी और पीसीएस की। तो आज उन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। जहां तक बात है सरकार की तरफ से, जब बच्चे मांगने जाते हैं आपसे नौकरी, तो 103 उन बच्चों को पर केस कर दिया गया। और प्रयागराज में अभी पिछले सप्ताह की बात होगी, शायद आपने उसका न्यूज भी चलाया होगा, बच्चे जब आपसे नौकरी मांगने जाएंगे तो क्या आज तक आंदोलन तो होते हैं, लेकिन आंदोलन में बच्चों पर इस तरह केस नहीं होता है। सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम उस केस को भी विड्रॉ करे। नौकरी मांगना उसका अधिकार है, और शांतिपूर्ण ढंग से यदि आंदोलन करे तो उस पर आप इस तरह की कार्रवाई न करें। तीसरी बात, आप प्रचार जितना करना है करिए, लेकिन झूठा प्रचार मत कीजिए। और जो आप नौकरी दे रहे हैं उसके लिए क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी को नौकरी मिली हो? अच्छा, आप प्राइवेट सरकारी दोनों मानते हैं नौकरी मिलनी चाहिए? दोनों नौकरी होती है या सिर्फ सरकारी मानते हैं? सरकारी नौकरी के बिना तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी तो नौकरी हम कर ही रहे हैं। और मनरेगा की बात नहीं, लेकिन मतलब अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है तो वो बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएगा क्या? ये पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों नौकरी ही है। नौकरी है। अभी बहन ने अभी कहा, भाजपा प्रवक्ता ने, कि मनरेगा एक डिबेटेबल इशू है। सच बात है और जेन्युइन उन्होंने कहा, उस बात का मैं भी सपोर्ट करता हूं। मनरेगा भी एक रोजगार है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, लेकिन उस पर अलग तरह का डिबेट है। लेकिन मेरा वही कहना है ना सर, आप होता रहा है, रोजगार देती रही है सरकारें। मैं एक बात का जिक्र मनीष जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि जिस आदमी की क्षमता 1000 रुपए के काम करने की है, वो 200 रुपए का काम कर रहा है।
तो उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। अनिला जी क्या कह रही हैं आप, उसके बाद में वरुण जी के पास जा रहा हूं। एकदम सही बात कर। जी 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 जी, वो एमएसएमई का जिक्र आया था तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता रही थी कि भाई हमारे यहाँ 50 लाख से ज्यादा एमएसएमई जो है उनकी स्थापना की गई और जिसके माध्यम से तकरीबन 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। और मतलब पूरे देश में हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें ऑलमोस्ट शायद सेकंड नंबर पे है। तो सरकार प्रयास कर रही है। अभी हम जानते हैं कि पीछे किस प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन से पूरा देश गुजर रहा है, पर जो प्रयास सरकार ने किए हैं किसी भी क्षेत्र में अगर वो रोजगार दे रही है तो उसका तो क्रेडिट लेना हर सरकार चाहती है। तो योगी सरकार नहीं, आप क्रेडिट लीजिए, आप अनिला जी क्रेडिट लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। आपने एमएसएमई का जिक्र किया, इसलिए मेरा ये कहना है कि एमएसएमई को लेकर जब हम केंद्र के आंकड़े देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि एमएसएमई यूनिट्स बहुत सारी बंद हो गई हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या मुख्य कारण आप कोरोना ही मानती हैं, कोविड मानती हैं? नहीं, ये जैसे मैंने कहा ना, बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस थी। एमएसएमई बहुत सारी शटडाउन हुई थी। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, ठीक है, मैं जानती हूँ यहाँ पर भी बहुत सारी एमएसएमईज जो है वो शटडाउन हुई थी बिकॉज इकोनॉमिकल कंडीशन जो है पूरे विश्व की, हमारे देश की ही नहीं, बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई थी। पर जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, स्टेट गवर्नमेंट एक चीज का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूं अनिला जी, क्योंकि पूरे विश्व की बात हो रही है और भारत जो है वो 4थे नंबर पर था इकोनॉमी के मामले में, अच्छी इकोनॉमी के मामले में, लेकिन ब्रिटेन हमें पछाड़कर अब एक पायदान ऊपर चढ़ गया है। अब इसी लॉकडाउन का अगर जिक्र करें तो ये ब्रिटेन में भी रहा, लेकिन ऐसी क्या पॉलिसीज रही कि वो ऊपर आ गए, इस पर हमें भी सोचना होगा। जो हमारे बड़े बड़े थिंक टैंक हैं वो इस पर सोच भी रहे होंगे। वरुण जी आपको भी मैं चर्चा में ले आता हूं। लगातार बात हो रही है समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ, समाजवादी पार्टी, आपने कहा कि हमने बहुत कुछ किया, आपने सड़कें बनाई, आपने ब्रिज बनाया, ऐसा आपने दावा किया, लेकिन जनता ने उस पर मोहर नहीं लगाई। सरकार कहती है आप नौकरी तो 2 लाख ही दे पाए, वादा तो आपने भी इससे ज्यादा का किया था। देखिए, अब आप देखिए, आंकड़ों के साथ खेलना अगर कोई सीखना चाहता है तो वो बीजेपी से सीखिए। अब मनरेगा का जो मीनिंग होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। नाम में ही अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप उसको एम्प्लॉयमेंट के एम्बिट में क्यों जोड़ रहे हैं मुझे नहीं पता। और जिसने शुरू की वो भी जोड़ रहे हैं, अजय जी भी जोड़ रहे हैं। होता है कोई नहीं, तो ये एक टेम्परेरी प्रोविजन होता है। तो बीजेपी पहले तो मनरेगा को आप एम्प्लॉयमेंट रोजगार की श्रेणी में ना लाइए। और दूसरी बात है, फिर एमएसएमई सेक्टर की बात की है तो आप देखिए, कोरोना से पहले भी जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे एमएसएमई सेक्टर और हमारा लेबर इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो उत्तर प्रदेश में भरपूर मात्रा में है। चाहे आपके उन्नाव में जितना भी लेदर का मैन्युफैक्चरिंग होता है या जितने भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं यूपी में, वो सब बंद हुई थी। क्यों? क्योंकि इधर अनऑर्गेनाइज्ड वे में रोजगार मिलता है, लोगों को दहाड़ी पे काम करते हैं। और चाहे वो जूट सेक्टर हो आपके गंगा कॉरिडोर में, तो वो सेक्टर नोटबंदी के टाइम से आज तक नहीं उभर पाए हैं। और शुगर मिल्स भी आज बंद हो रही हैं हर रोज। तो आप इस पे चर्चा करिए। तो चीनी मिल को लेकर तो वो कहते हैं कि आपने चीनी मिलें बंद की। आप नहीं, ये आप अभी देख लीजिए, गन्ने का इन्होंने 3 साल से अभी तक बकाया पूरा नहीं किया और उनके दाम नहीं पड़े हैं। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, जो सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है वो यूपी में होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में होती है, वहीं से गन्ना मंत्री भी आते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मैं बोलना चाहता था कि अगर जीडीपी ग्रोथ चाहिए, अगर इनको एक्चुअली में एक अगर रोजगार देना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करें, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत संभावनाएं जताई जा रही हैं। और मैं एक आंकड़ा जो बार बार सामने आता है, मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। अभी आइकिया, उसके बाद 2-3 कंपनीज और आई और मुख्यमंत्री खुद इस बात को कहते हैं कि हमने ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आए और ये संभावना जो है बढ़ी है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी इस बात को कहते हैं। क्या आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग पे और ज्यादा फोकस की जरूरत है? इतने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल फोकस की जरूरत है। 3 भागों में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बता है। एग्रीकल्चर, जो वर्कफोर्स हमारी काम करती है, सर्विस और इंडस्ट्री।
आप हम सब जानते हैं कि सर्विस में जो रोजगार वर्कफोर्स का जो प्रतिशत है वो कम है, लेकिन वो पैसा ज्यादा जनरेट करती है, लेकिन वहां स्पेसिफिक रोजगार मिलते हैं। एग्रीकल्चर की स्थिति हमारे यहाँ बहुत खराब है, क्योंकि 85% जो लैंड होल्डिंग्स हमारी बहुत छोटी हैं। 41-42% आदमी काम करता है और जो पैसा जनरेट करता है वो 15%, यानी उत्पादकता बहुत कम है। तो बचा मैन्युफैक्चरिंग में बहुत असीम संभावनाएं हैं रोजगार की, और वहां पर भी लेबर इंटेंसिव रोजगार को बढ़ाए जाने की जरूरत है। जिन उद्योगों में लोगों को काम ज्यादा मिलता है उन्हें प्रमोट किया जाए, ताकि लोगों को काम ज्यादा मिल सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आप चारों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। जाहिर सी बात है, रोजगार को लेकर लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, और ये समस्या आज की नहीं है, समस्या दशकों से चली आ रही है। युवा जो है वो रोजगार ढूंढता है, नहीं मिलता तो सरकार से मांग करता है, सरकार कहती है कि हमने रोजगार दे दिया। लेकिन पैमाना रोजगार और बेरोजगारी का क्या होना चाहिए? क्या सरकारी नौकरी मतलब रोजगार है? ऐसा नहीं है, प्राइवेट नौकरी भी रोजगार है, लेकिन सरकारी और प्राइवेट मिलाकर भी क्या सीमित जो नौकरियों की बात की जाती है वो मिल पा रही है लोगों को? बड़ा अहम सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी है।